चलिए क्या पढ़ रहे थे हम? कल मैंने कंप्रेसिबिलिटी बता दी थी, है ना? अब मैंने बताया था 3 तरीके का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना? 3 तरीके का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें मैंने आपको पहला यंग मॉडुलस बताया था, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो वॉल्यूमिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। तीसरे तरीके का जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना? तो थर्ड लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉडुलस जैसे यंग मॉडुलस जो था वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, बल्क मॉडुलस जो था वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन था। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला, नीटा का फार्मूला होगा कि द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस होगा उसको हम लोग शियर स्ट्रेन से क्या कर देंगे भैया? डिवाइड कर देंगे। शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स होता है शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका हो जाएगा शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेन की जगह है फाई, जो शियर एंगल होता है वही शियर स्ट्रेन होता है। ये आपका आ जाएगा इसका फार्मूला, किसका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी वही हो जाएगा जो आपको पता है। क्लियर? समझ में आया? लिखेंगे इसमें एक लाइन, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। देखिए जो यंग मॉडुलस है उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है? यंग मॉडुलस क्या है? लेंथ इंक्रीज हो रहा है। और जो शियर या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसमें उसका शेप चेंज हो रहा है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ऑब्जर्व होंगे, ये लिक्विड और गैस में ऑब्जर्व नहीं। जो यंग मॉडुलस होगा और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा और जो शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा वो सिर्फ सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड और गैस में नहीं पाया जाएगा। क्योंकि लिक्विड और गैस में आप लेंथ नहीं इंक्रीज करेंगे, सिर्फ सॉलिड में ही तो लेंथ इंक्रीज होगा। और लिक्विड और गैस में आप उसका शेप थोड़ी चेंज करें, टेंजेंशियल डायरेक्शन में थोड़ी ना फोर्स लगा पाएंगे। उसमें जब सॉलिड होगा तभी तो हम उसमें इसकी शेप चेंज कर सकेंगे। अरे बोलो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो यंग मॉडुलस है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, ये दोनों सिर्फ किसमें पाया जाएगा? सॉलिड में। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा। सॉलिड को भी हम कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं, लिक्विड को भी कंप्रेस करके हम वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं और गैस को भी कंप्रेस करके वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। बोलो भाई ये पॉइंट समझ में आया? अब इसमें एक पॉइंट है पॉइसन रेशियो, लेकिन मैंने देखा सर्च किया है तो लिखा हुआ डिलीटेड सिलेबस है ना, तो बहुत बस छोटी सी डिफिनीशन है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पॉइसन रेशियो हेडिंग लिखेंगे पॉइसन रेशियो, जहर। पॉइसन का मतलब क्या होता है? उसी वही स्पेलिंग है, पॉइसन में एक ही एस होता है, यहाँ पर डबल एस है। देखिए पॉइसन रेशियो लिखा, पॉइसन रेशियो लिखा। अब देखिए मान लीजिए एक्चुअलिटी में क्या होती है, अगर ये रॉड है, रॉड को अगर मैं लेंथ को इंक्रीज किया, कौन सा स्ट्रेस लगाया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये इंक्रीज किया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या? अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो इसका रेडियस जो होगा डिक्रीज होगा, वायर पतला होता चला जाएगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम को क्या होना है? कांस्टेंट होना है, क्योंकि इसी से तो वो वायर खींच रहा है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रहना है। इसलिए अगर मैं वायर को इंक्रीज करूंगा, लेंथ इंक्रीज करूंगा, तो उसकी रेडियस, तो जो ये लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो डेल्टा है। और जो रेडियस डिक्रीज हो रही है उसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन, यानी डेल्टा आर बाई आर को जो रेडियस डिक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। अरे बोलो भाई
मान लीजिए ये आपका भैया वायर है, ये आपका वायर है सिलिंड्रिकल शेप का, यहां से मान लीजिए फिक्स है ना। मैं फोर्स लगा दिया मेरे भाई, यहां पर फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से क्या हो गया, फोर्स लगाने से इसकी रेडियस जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। बोलो मेरे भाई, ये मान लीजिए डेल्टा एल से बढ़ गया है ना, और ये मान लीजिए डेल्टा आर से डेल्टा आर से कम हो गया। पहले जो लेंथ थी वो एल थी, और पहले जो रेडियस थी यहां से यहां तक वो, बोलो मेरे भाई बात समझ में आ गई। तो यहां पर इस केस में आपका एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बनेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल। एक लैटरल स्ट्रेन बनेगा जो कि इसके अपोजिट होगा। लैटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल के अपोजिट होगा, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस कम होगी, लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो रेडियस बढ़ेगी, उसके अपोजिट होगी। तो इसलिए डेल्टा आर बाई आर, यहाँ पर माइनस हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट है। तो जो पॉइजन रेशियो होता है मेरे भाई, पॉइजन रेशियो, उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन दोनों का, अरे बोलो भाई उल्टा हो गया, लैटरल स्ट्रेन ये हो जाएगा लैटरल स्ट्रेन, ऊपर लैटरल रहेगा, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो है लैटरल है ना, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लैटरल स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है, माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, और लॉन्गिट्यूडनल का क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई, यही आपका पॉइसन रेशियो। बोलो भाई बात समझ में आया। अब ये रेशियो है तो ये यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है, इट इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस। अरे इतना समझ में आया था। अच्छा अब ये बताइए, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो -1 से 0.5 के इक्वल तक होती है। -1 से 0.5 तक हम लोग जाएंगे, है ना। इसकी वैल्यू जो पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक एक्चुअल में होती है ना। बाकी एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो 0 से 0.5, ठीक है, इतना नोट करिए, पहले लिख लीजिए। देखिए इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई सिग्मा की, तो इसकी वैल्यू आई -1 से लेकर सिग्मा की वैल्यू 0.5, ये थ्योरेटिकल लिमिट है इसकी। एक बार पूछा गया क्वेश्चन में, इसकी थ्योरेटिकल लिमिट कितनी होगी, -1 से 0.5 नेगेटिव में आई, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया गया तो वो वैल्यू आई 0.2 से 0.5 तक, या कोई कई बुक में 0.5 दिया और किसी बुक में 0.4, मैं 0.5 दे दूंगा, है ना। एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल वैल्यू जो कैलकुलेट की गई वो -1 से 0.5, और एक्सपेरिमेंटली जो देखी गई वो आपकी 0.2 से 0.5 तक, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल लिमिट। आगे बात सुनिए, सिग्मा की दो वैल्यू जो आपको ध्यान रखना है ना, कि कहां से कहां तक आता है। अब जो है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन आएगा या तो पॉइसन रेशियो डिफिनेशन कुछ देरी उससे आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो खुद आप बताएंगे, बताइएगा। अगर कोई वायर है तो कौन सा स्ट्रेस लगाएंगे हम लोग इस पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाऊंगा इसको, तो इसमें स्ट्रेन कौन सा डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसको मैं इलोंगेट कर रहा हूं, खींच रहा हूं, तो इस पे मैं क्या कर रहा हूं, और जब किसी पे वर्कडन किया जाता है तो जो मैं काम कर रहा हूं, मेरी एनर्जी कहां जा रही है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आई बात, यानी कि हेडिंग का नाम है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन किया, या उसी को हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इस वायर में स्टोर होगी।
हेडिंग लिखेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, हेडिंग लिखेंगे वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क लगेगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। यहाँ नीचे लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर, कोई वायर स्ट्रेच है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। लिखिएगा मेरा भाई एकदम ध्यान से। ये मान लीजिए कोई वायर है और इसको मैं ले जाऊं लेंथ L, है ना, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मैं ले रहा हूं A, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ क्या है L है। अब अगर मैं इस पे यहां पर एक फोर्स लगाऊं तो ये खींचेगा, नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होके मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये एक्सटेंड होके थोड़ा सा वायर जो है एक्सटेंड होके यहां तक, आगे बात समझिए, यानी यहां से अगर बात करें तो इसमें एक्सटेंशन में ले रहा हूं x, ये L पहले से था, यहां से आगे एक्सटेंशन कितना हो गया, एरिया मान लीजिए अभी भी A है, एरिया नहीं चाहिए, रेडियस कम नहीं, हम पॉइसन रेशियो नहीं मान, पॉइसन रेशियो की वैल्यू हम 0 मान रहे हैं, मतलब एरिया नहीं चाहिए, ठीक, ये हो गया। तो यहां पर हमने फोर्स लगाकर इसको एक्सटेंड किया, ठीक। इसका यंग मॉडुलस जो दिया हुआ है वो y दिया हुआ है, यंग मॉडुलस अगर इस मटेरियल का y दिया हुआ, यंग मॉडुलस जो दिया हुआ y, तो यंग मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस अगर हम लोग निकालें, यंग मॉडुलस y होगा, इधर देखिएगा बिल्कुल क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन x बाई एलोंगेशन x हो रहा है, x बाई ये हो गया। यहां से अगर मैं फोर्स निकाल दूं मेरे भाई, देखिए फोर्स अपॉन एरिया पहले निकाल लेता हूं, फोर्स, फिर ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बाई इंटू एक्स अपॉन एल, ये होगा एक्स अपॉन एल जाके बाई मल्टीप्लाई, और अगर मैं यहां से फोर्स निकाल दूं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, ए वाई एक्स अपॉन, यानी x इतना अगर खींचना है उसको इलोंगेट करने के लिए तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, a बाई x, ये निकला डिफॉर्मिंग फोर्स, और यही तो रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, तो इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा x इतना खींचने के लिए, समझ में आ रही बात, ये क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, यानी ये क्या गया, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप या प्रोड्यूस इन वायर, प्रोड्यूस वायर में कितना, और ये क्या है आपका यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज, यंग मॉडुलस है तो वहां से रिस्टोरिंग फोर्स निकल गया। अब हमको एक्स्ट्रा और खींचना है ना, टू एक्सटेंड फर्दर एक स्मॉल डिस्टेंस, फर्दर dx, फर्दर अ स्मॉल लेंथ, एक स्मॉल लेंथ अगर मैं dx फिर से एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर मैं इसके बाद फिर से छोटा सा और dx अगर इंक्रीज कर रहा हूं तो कुछ एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन dw कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में f इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब देखिएगा यहां से dw फोर्स की वैल्यू जो हमने वहां से निकाली ये पुट कर लेंगे a बाई x बाई l इनटू, है ना। अब टोटल वर्क डन निकालना हमको, ये तो मैं छोटा सा वर्क डन निकाला था ना, तब इसके बाद छोटा सा dx इंक्रीज है, और कहां से कहां तक निकालना है, टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूं, टोटल वर्क डन टू
एक्सटेंड या टू स्ट्रेच, यहाँ पर एक्सटेंड ना लिखे, स्ट्रेच, टू स्ट्रेच, अगर टू स्ट्रेच वायर फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to delta x, यहाँ पर x क्या है, 0 में मान ले रहा हूँ, और कहां तक, मान लीजिए कहीं आगे और खींचा गया है ना, यहाँ पर x is equal to मैं डेल्टा l तक मान ले रहा हूँ, 0 से लेकर डेल्टा l तक इतना ही तो वक्र निकालना है, x की वैल्यू 30, टोटल वक्र क्या करेंगे हम लोग इसको a by x into dx by l, कहां से, 0 से लेकर डेल्टा l, वक्र जो होगा देखिएगा a y और l क्या है, x का x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई, यहां से क्या जाएगा 0 से, तो वक्र हो जाएगा a y अपॉन l, डेल्टा l लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, डेल्टा l का स्क्वायर अपॉन, बाकी 0 को रखेंगे 0 हो जाएगा। अरे यहां तक समझ में आया, अब वक्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ को इधर कर लीजिए, है ना, एक डेल्टा l अपॉन l को एक जगह कर लीजिए, ये मान लीजिए यंग मॉडुलस है, डेल्टा l अपॉन l को एक जगह कर लीजिए, है ना, एक और डेल्टा l है ना, तो एक और डेल्टा l उसको अलग से कर लेता हूं, ठीक, एक और डेल्टा l उसको अलग से कर लेते हैं, और एरिया भी है ना, यहाँ पर एक एरिया भी है, ये यंग मॉडुलस हो गया, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन हुआ। अब देखिए इसके बाद कहां दिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर वक्र जो जाएगा हाफ, है ना, इनटू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना, और डेल्टा एल में यहाँ एल से फिर एक डिवाइड कर दे रहा हूँ, इनटू डेल्टा एल अपॉन एल इनटू एरिया इनटू लेंथ, एल से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, बिना उसके काम तो चलेगा, तो वक्र हो जाएगा हाफ इनटू यंग मॉडुलस, अच्छा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस होगा, इसकी जगह हम लोग स्ट्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तो यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्ट्रेस हो गया, डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, और एरिया इनटू डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, और एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया, एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, ये आपका वक्र का फॉर्मूला आ गया, वक्र का फॉर्मूला होगा या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, यही तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर भी होगा, क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, वो वायर का वॉल्यूम, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ये याद करना, इस पे डिवाइड करना, समझ में आया, ठीक, बोर्ड का तो आपको 11 में देना नहीं, तो उसका डेरिवेशन तो आपको मतलब है ना, क्लियर है ये कैसे आया, तो पहले लिखेंगे इसमें गोला, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आप पहले चैप्टर से देखते आ रहे हैं कि डेंसिटी को हम लोग हमेशा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं हर चैप्टर में, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यानी वक्र पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और ये किसका फॉर्मूला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, आ रही बात समझ में, और डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन बन जाएगा फॉर्मूला, नोट कर लेंगे सब, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन,
अब एक लास्ट टॉपिक बची हुई है, हेडिंग लिखेंगे। लास्ट टॉपिक हेडिंग लिखेंगे सब लोग, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 11th का बोर्ड का एग्जाम देना रहता है आप लोग को, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर 2 साल में हर साल आती है कि ग्राफ बनाइए और उसको एक्सप्लेन करिए। अब नीट में क्या है, उसमें एक एक पॉइंट एक एक नंबर के कुछ कॉन्सेप्चुअल उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पूरा ग्राफ समझना होगा कि एक्चुअल में एक ग्राफ है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हम लोग को ग्राफ, ठीक। वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस बनाएंगे, इधर आपका स्ट्रेस होगा, और एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन, इस डायरेक्शन में। बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए कोई एक वायर लिया होगा, वायर या कोई वॉल्यूम, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ये ग्राफ ऐसा नहीं कि सिर्फ यंग मॉडुलस ले सकते, सबके लिए बनेगा, सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए नहीं, सबके लिए बनेगा। लेकिन हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक यंग मॉडुलस के ही बेस पे किया, तो ये वायर उससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी है। तो मैं एक वायर ले लिया है ना, वायर लिया, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन लगेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इस वायर को पे स्ट्रेस लगाएगा, वायर पे स्ट्रेस लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा मतलब इसको खींचा गया, इलॉन्गेट किया गया, स्ट्रेच किया गया वायर। तो जैसे जैसे इस पे स्ट्रेस लगाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई गई, स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करी गई, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसमें स्ट्रेन कैसे चेंज हो रहा है। समझ में आ रही क्या बात? यानी आपको ये बोला गया कि ये स्ट्रेस इस पे लगाकर इस वायर पे स्ट्रेन डेवलप किया गया, और उसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया गया कि अगर हम लोग स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेन कैसे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर देखा गया सबसे पहले जो ग्राफ बना, कुछ दूर तक जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्ट्रेट लाइन बनी, जिसका नाम है OA हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही बात? OA इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रेंज या प्रोपोर्शनल लिमिट। ए वाले पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसमें क्या होता है, O से लेकर A तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना, इसमें होता क्या, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो स्ट्रेन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लीनियर होगा, मतलब हुक्स लॉ इसमें वैलिड होगा। हुक्स लॉ जो होगा वो क्या होगा, इसमें वैलिड होगा, O से लेकर A तक। अच्छा, इसमें देखिए स्ट्रेस की तरफ ज्यादा रहेगा, ये 45 डिग्री पे नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तभी थोड़ा सा स्ट्रेन मिलेगा। अगर इक्वल स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस लगाए उतना ही स्ट्रेन भी मिल जाए तब तो बिल्कुल बीच से ग्राफ बनेगा 45। लेकिन स्ट्रेस हम बहुत ज्यादा लगाएंगे तो स्ट्रेन आपको थोड़ा सा मिलेगा। इस वायर को खींचने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तभी तो वायर खींचेगा, है ना। तो इसलिए ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन जो बनाएंगे थोड़ा सा स्ट्रेस की तरफ ज्यादा झुका उसका है। क्लियर? O से A तक। उसके बाद इसके आगे एक और लिमिट गई A से लेकर B तक, मतलब उसके बाद क्या देखा गया, उसके बाद ये देखा गया कि स्ट्रेस बहुत थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, स्ट्रेस को बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज किया गया, और स्ट्रेन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गया। यानी थोड़ा ही सा स्ट्रेस इंक्रीज करने पे स्ट्रेन आपको मिले। समझ में आएगा? कहां से? A से B। ये जो मैंने पूरा O से B तक, लेकिन ये देखा गया कि जब B पर छोड़ा गया, स्ट्रेस हटाया गया, तो ये वापस से वैसे ही 0 पे आ गया, यानी इस पे स्ट्रेन क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हुआ, इलास्टिक प्लस इलास्टिक हुआ। यानी O से B तक वो कैसा बिहेव कर रहा है, इलास्टिक। तो इसलिए O से B तक को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। जो O से B है मेरे भाई, O से B तक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ये इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन क्या होता है, या इलास्टिसिटी, इलास्टिक रीजन मतलब वो रीजन जो इलास्टिसिटी को फॉलो करे। इलास्टिसिटी क्या होती है, जिसमें हम लोग स्ट्रेस लगाएं
और लगाने के बाद अगर छोड़े तो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो O से B तक अगर इतना स्ट्रेस आप लगाएंगे और छोड़ेंगे तो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए O से B तक हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक। और B को ही हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। जो A वाला पॉइंट है, A वाले पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। A वाला जो पॉइंट है, मैं कहीं अभी लिख दे रहा हूं, A को क्या बोलेंगे, A जो है, A वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। A वाले को प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब जहां तक हुक्स लॉ वैल्यू, यानी जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली। A से B में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। A से B में देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, हुक्स लॉ O से A तक वैलिड है, लेकिन इलास्टिसिटी कहां तक है, O से B तक। यानी हुक्स लॉ के बाद भी थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी शो करेगी। वो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, लेकिन शो करेगा। आ रही बात सुनो। B को क्या बोलते हैं, B को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, है ना। इलास्टिक लिमिट यानी जहां तक वो इलास्टिक शो करता है। A मतलब जहां तक वो प्रोपोर्शनल होता है, या इसी को यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, यील्ड पॉइंट B। आ रही बात समझ। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस, मतलब थोड़ा सा अपना हाथ छोड़े, यानी स्ट्रेस अभी भी लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कम करें, है ना, तो यहाँ पर बिना स्ट्रेस को बढ़ाए आपको एक स्ट्रेन मिल जाएगा, है ना। बिना स्ट्रेस को बढ़ाए आपको एक स्ट्रेन मिल जाएगा, है ना, थोड़ा सा कम नीचे रहेगा। इसको हम बोलेंगे C, इसको C पॉइंट बोलेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाएं तो एक कुछ दूर तक इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने के बाद फिर ये फ्रैक्चर हो जाएगा लास्ट में E वाला पॉइंट, और ये आपका टेंसाइल, ये आपका समझ में आया क्या? अभी तक तो मैंने बताया। अब ये B से E तक में जो मैंने रेड कलर का, जो B से E तक में है भाई, जो B से E तक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक रीजन। इसमें क्या होगा, अगर B के बाद आप स्ट्रेस उस पे लगा रहे हैं तो उसको छोड़ेंगे तो वापस से वो अपने जीरो स्ट्रेस पे स्ट्रेन पर नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन। जैसे मेरे भाई समझिएगा, मैं यहां से यहां तक C तक ले गया, आगे खींच कर, अब C पर मैं उसको स्ट्रेस छोड़ दिया, पूरा जीरो कर दिया, तो ये वापस से यहां नहीं आएगा, ये वापस से इसके पैरेलल यहां तक आएगा। इसको हम बोलेंगे O डैश। ये इतना स्ट्रेन क्या होगा उसमें रहेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर इसके B के बाद भी अगर आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर फिर वायर को छोड़ेंगे, तो अब वापस से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ स्ट्रेन अब ये रह जाएगा। समझ में आ रही बात? इतना स्ट्रेन रह जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद C के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, अब हम थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ाए, स्ट्रेस थोड़ा ही सा ऊपर तो गए, अरे यहां से यहां तक गए, कितना गए, बहुत थोड़ा ही सा तो गए, और स्ट्रेन कितना मिला, बहुत ज्यादा। अरे बोलो भाई समझ में? यानी कि जब प्लास्टिक रीजन में चले जाएंगे B के बाद आप थोड़ा ही सा स्ट्रेस बनाएंगे, स्ट्रेन आपको बहुत ज्यादा। समझ में आ रही बात? आपने क्या ये फील किया होगा, जब वायर को खींचना होगा तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा खींचेगा वायर, है ना। जब वो अपने इलास्टिक रीजन से बाहर चला जाएगा, तब आपको थोड़ा ही सा और मेहनत करेंगे तो बहुत ज्यादा खींच जाएगा। अगर नहीं किया तो आज जाके देखिएगा वायर को खींच के, कोई ऐसा इलास्टिक वायर को लेकर खींच के देखिएगा। अरे भाई वो तो रबड़, वो जो तो रबड़ उसकी अलग प्रॉपर्टी। कोई मटेरियल लीजिएगा, उसको जैसे अगर कोई मटेरियल है, जैसे स्टील है, कॉपर है, उसको अगर मटेरियल को आप खींचेंगे तो स्टार्टिंग में उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेन कम। लेकिन जैसे ही वो अपने इलास्टिक रीजन से बाहर निकलेगा, उससे इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे। अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, उसके बाद अगर छोड़ेंगे तो वापस से अपनी जगह पे नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? अब डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, डी जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ,
है ना। डी को अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, जहां पर जितना स्ट्रेस लगाने के बाद इससे ज्यादा हम लोग उस पर स्ट्रेस नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात। ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। आ रही बात समझ। डी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस बताया था ना मैंने क्या होता है, और इलास्टिक लिमिट भी बताया था क्या होता है, समझ में आ रहा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस को अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अरे बोलो भाई, इतना समझ में आया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्लियर। अब उसके बाद हमने स्ट्रेस थोड़ा सा छोड़ा, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रेस जीरो नहीं किया, थोड़ा सा कम कर दिया। पहले वाले 10 न्यूटन लगा रहे थे, अब थोड़ा सा कम करके 9 न्यूटन लगा, उसके बावजूद भी स्ट्रेन मिल रहा, उसमें स्ट्रेन बढ़ता ही चला जा रहा है, समझ में आएगा। लास्ट में क्या होगा, आप स्ट्रेस को कम करेंगे तो भी, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस को कम करें तो भी क्या मिला आपको, स्ट्रेन, और एक पॉइंट पे जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। ई पे जाकर वो वायर ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। अरे बोलो भाई, पूरा समझ में आया। जितना ब्लू वाला पार्ट उसको इलास्टिक लिमिट बोलेंगे, रेड वाले पार्ट को प्लास्टिक, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, ई वाला पॉइंट लीजिए, ई वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ पर वो ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, अब देखिए, जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ है ना, इसका जो, अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेस जो होगा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होगा, बोलो मेरा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्राफ, बोलो भाई, बात समझ में आ गई। स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो y इज इक्वल टू mx हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना यहां तक, ये विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो इस ग्राफ का क्या जो स्लोप होगा, ये y होगा, ये m होगा, ये x होगा, तो स्लोप जो होगा इस विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यंग मॉडुलस के इक्वल होगा, बोलो मेरे। यानी कि अगर कभी भी आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया रहे और पूछे बताइए इस मटेरियल का यंग मॉडुलस बताइए, तो उस ग्राफ का आप क्या बता देंगे, स्लोप। लेकिन कहां तक का, प्रोपोर्शनल लिमिट तक का, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट। आ रही बात समझ में, क्लियर है। पहला पॉइंट, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, यंग मॉडुलस के इक्वल, इतना क्लियर है। देखिएगा, जो मटेरियल डक्टाइल होगा, डक्टाइल एक मटेरियल होता है डक्टाइल, एक मटेरियल होता है ब्रिटल, एक मटेरियल होता है इलास्टोमर। 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, है ना, 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा तीनों तरीके के मटेरियल वाले। जो 3 तरीके के मटेरियल होंगे, जो डक्टाइल होगा ना, डक्टाइल का मटेरियल जो होगा उसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, यानी उसका इलास्टिक रीजन जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा। इलास्टिक रीजन क्या होगा, यानी आप ये कह सकते हैं प्लास्टिक रीजन जो इसका होगा वो स्मॉल होगा, सॉरी डक्टाइल का प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा, प्लास्टिक रीजन जो होगा वो क्या होगा ज्यादा। यानी कि डक्टाइल मटेरियल में खिंचाव ज्यादा होगा, यानी बहुत दूर तक खींचने के बाद वो टूटेगा। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो बहुत दूर तक खींचने के बाद टूटेंगे, जैसे कॉपर वगैरह तुरंत नहीं टूटेंगे, है ना, एल्युमिनियम, ये सब बहुत देर तक खींचने के बाद। समझ में आ रही बात, हाँ, गोल्ड 1 ग्राम को 2 किलोमीटर खींच सकते हैं, कितना वो डक्टाइल है, ठीक ना। तो जिसका ये प्लास्टिक रीजन, रेड वाला पार्ट जिसका जितना बड़ा उतना ज्यादा वो डक्टाइल, समझ में आ रही बात, यानी उस पर प्लास्टिसिटी ज्यादा, प्लास्टिक रीजन लार्ज प्लास्टिक रीजन। और जो मटेरियल ब्रिटल होगा, ब्रिटल, जो मटेरियल ब्रिटल होगा, ब्रिटल का मतलब तुरंत टूट जाएगा,
जैसे ही उसकी इलास्टिसिटी खत्म आए यहीं से खटा टूट जाए। जैसे गिलास में आप खींचेंगे वो फिर इलास्टिसिटी जैसे ही खत्म होगी प्लास्टिसिटी के रीजन में जाएगा वैसे ही टूट जाए, ब्रेक हो जाए। वो बहुत देर तक खींचने के बाद नहीं टूटेगा, तुरंत टूटेगा। तो ये क्या होगा, ब्रिटल। यानी इसके लिए स्मॉल प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ नीट क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है कि बताइए, दो ग्राफ दिया हुआ है तो बोला है कि बताइए इन दोनों ग्राफ में किसका कौन से मटेरियल का कौन मटेरियल ज्यादा डक्टाइल या कौन मटेरियल ज्यादा ब्रिटल। तो आप ये प्लास्टिक रीजन लेंगे, जिसका ये छोटा है उसको ब्रिटल बोलेंगे, जिसका ये रेड वाला पार्ट बड़ा है उसको डक्टाइल। आगे बात समझ। और एक तीसरे तरीके का मटेरियल होता है इलास्टोमर। जैसे ये रबड़, जो रबड़ आप लोग लेके टहल रहे हैं वो कौन सा मटेरियल, वो इलास्टोमर। उसमें हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर रिलेशन नहीं होता। इलास्टोमर में जो ग्राफ बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो इस तरीके से पैराबोलिक बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, इलास्टिसिटी तो होती है ना, लेकिन हुक्स लॉ को वैलिड समझ में आएगा। तीन तरीके के मटेरियल। क्लियर है, पूरा ग्राफ समझ में आया सबको, स्ट्रेस स्ट्रेन का सबको समझ में आया। इसमें क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, देखिएगा ये रबड़ है, रबड़ में देखिएगा, रबड़ में मैं खींचते चला जा रहा है ना, और जैसे छोड़ो फिर से अपनी जगह पे आ रहा। यानी इसमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा खींचूंगा तो ये टूट जाएगा, है ना। इससे ज्यादा खींचूंगा तो ये टूट जाएगा। यानी इलास्टिक के बाद तुरंत क्या जा रहा है, फ्रैक्चर। यानी इसमें प्लास्टिक रीजन, और जिसमें प्लास्टिक रीजन ना रहे यानी जो तुरंत टूट जाए, यानी इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा, इसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। और अगर इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज्यादा और प्लास्टिसिटी है ही नहीं, उस तरीके के मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टोमर। और ये इलास्टोमर हुक्स लॉ को वैलिड नहीं करते कि उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता। और हुक्स लॉ में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। समझ में आ रही बात, इलास्टोमर क्या होंगे, समझ में आई बात। इसमें प्लास्टिक रीजन है क्या, ये तुरंत टूट जाए, लेकिन अगर छोड़ूंगा तो ये फिर से आ जाएगा। आगे बात समझे, ठीक है। लिखेंगे थर्ड पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसका फॉर्मूला होता है, क्या ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी बेस में क्या स्ट्रेन है, हाइट में क्या स्ट्रेस है। तो अगर इस ग्राफ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ है और उस ग्राफ में कोई एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो एरिया होगा वो आपको एनर्जी डेंसिटी बताएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आ रही बात समझ में, यानी एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इक्वल टू एनर्जी, और इसका स्लोप क्या बताएगा, यंग मॉडुलस। स्ट्रेस स्ट्रेन का स्लोप यंग मॉडुलस बताएगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन के नीचे की एरिया आपको क्या बताएगी, एनर्जी डेंसिटी या वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही बात। लास्ट पॉइंट लिखेंगे फिर वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिएगा, सब लोग दिया हुआ दो वायर है, दोनों का रेडियस दिया हुआ, यानी R1 अपॉन R2 का रेशियो दिया हुआ 2/1। Find if they are stretched by the same force, the ratio of stress, यानी फोर्स दोनों का सेम है तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस पूछा है ना। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शन, ये वायर है और वायर जो है सिलेंडर के शेप में होता है, क्योंकि वायर होता है सिलेंडर होता है, तो उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सर्कल होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई आर। अब फोर्स सेम दिया हुआ है, दोनों वायर पे सेम फोर्स लग रहा है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स। अरे बोलो भाई, ये हमको ये वाली एरिया रखनी थी। अब स्ट्रेस का रेशियो पूछा है, तो स्ट्रेस टू
ये स्ट्रेस 1 हो जाएगा अपॉन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इनवर्सली है, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अरे बोलो भाई, यहाँ पर स्क्वायर था तो R1 अपॉन R2 2 दिया होता तो R2 अपॉन R1 1/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1:4 आ जाएगा, इसका रेशियो 1:4। आगे बात समझे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक बार है कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब सिलिंड्रिकल बार है, ऐसे कुछ दिया हुआ। इसकी जो एरिया दिया हुआ है ये एरिया हुआ है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है ना। कंसीडर अ प्लेन थ्रू अ बार मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी इस एरिया से जो परपेंडिकुलर एरिया है इससे एक थीटा एंगल पे एरिया बनाएगी, ऐसे थीटा एंगल पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, यानी ये एरिया बनाएगी है ना, मतलब इंक्लाइन पे, यानी पहले एरिया ऐसे थी, अब एक एरिया ऐसे बना दी इंक्लाइन, इससे जो है 90 डिग्री थीटा डिग्री की इंक्लाइन कर देंगे एट राइट एंगल टू द बार लेंथ। बार लेंथ ये लेंथ जो दिया हुआ था बार लेंथ उसके 90 डिग्री पर। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट दिस प्लेन इन टर्म ऑफ एफ ए और थीटा, इस प्लेन पे कितना लगेगा स्ट्रेस, तो इस प्लेन पे कितना स्ट्रेस लगेगा, तो पहले हम इस स्ट्रेस, इस प्लेन जो ये प्लेन है आपको जो एंगल ऐसे किया गया उसका एरिया निकालना होगा, क्योंकि इसकी एरिया ए है तो इसकी कुछ अलग होगी, और इस पे अगर फोर्स इस पे एफ लग रहा होता तो इस पे अलग फोर्स लगेगा, तो दोनों पे फोर्स और एरिया हम लोग पहले निकालेंगे। देखिएगा मेरे भाई, ये एंगल थीटा है, ये आपका ए है ना, तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो ये एंगल थीटा, तो ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है, तो इससे मतलब ये आपको पता है बेस ए और हाइपोटेन्यूस ये वाली एरिया निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या होगा cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूंगा ऐसे मैं ट्रायंगल बना लूं तो ये आपका एरिया ए है, ये एंगल थीटा और ये न्यू एरिया है ए डैश है ना, ये न्यू एरिया, तो यहां से अगर मैं देखूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा a अपॉन ए डैश, तो नई एरिया क्या हो जाएगी a डैश कितना हो जाएगा a अपॉन a cos थीटा, ये नई एरिया आ जाएगी, यानी इस वाले फेस की एरिया कितनी होगी a अपॉन a cos थीटा होगी। बोलो मेरे भाई, यहां तक समझ में आया? ठीक, अब देखिएगा इस वाले फेस पर जो वो फेस है उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, देखिएगा अब जो ये वाला फेस था इस पे फोर्स F लग रहा था और इस पे आपको निकालना कितना फोर्स लगेगा, इस पे मैं मान ले रहा हूं क्या लगेगा F डैश लगेगा। अरे बोलो है ना, ये एंगल आपका थीटा है, तो सेम वही कहानी है ना, तो यहां पर भी अगर मैं cos थीटा लगाऊं तो कितना हो जाएगा F डैश अपॉन F होगा, ये आपका F डैश था है ना, और ये आपका कितना F, अगर परपेंडिकुलर की बात करें क्योंकि वही अगर इसके परपेंडिकुलर अगर लग रहा है तो वही बात पड़ेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो यहां से अगर मैं F अपॉन F डैश होगा ना, यहां से F डैश की मैं बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं इसमें फोर्स वाले थोड़ा सा देखिए अलग होगा, ये ऐसे बन रहा है ना और ये ऐसे बन रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हमको निकालना है, ये मान लीजिए अब F डैश इधर हो गया और F किधर हो गया, इधर हुआ, F आगे अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं, और एंगल थीटा जो अगर मैं इसको यहां से अगर ज्वाइन करूं तो ये एंगल थीटा होगा, बोलो मेरे भाई ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, अगर ये आपका F डैश है और ये अगर F है तो ये अगर मैं 90 डिग्री मान लूं तो ये आपका एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये अगर थीटा है ना, तो इसको मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया है ना, तो फिर ये 90 है तो ये कितना होगा थीटा ही ना होगा, तो ये थीटा होगा, तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर cos थीटा की मैं बात करूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन, तो इसमें बेस क्या है, इसमें F डैश बेस है नहीं, इधर कहां पर, यहां पर, अच्छा हाँ थीटा यहां पर बनेगा ना,
यहाँ है ना थीटा, थीटा यहाँ बनेगा, तो बेस क्या होगा, ये 90 तो बेस एफ डैश होगा और हाइपोटेनियस एफ होगा, तो यहाँ से एफ डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ। देखिएगा एक्चुअल में फिर से एक बात समझिएगा, ये एरिया ऐसे थी और ए डैश निकालना था, तो ये तो समझ में आया होगा ना, ये ए है और ये ए डैश है, तो यहां से आपको कॉस ए डैश मिलेगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, एरिया इसमें देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें देखिएगा एफ डैश आपको ये प्लेन था, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ डैश, और इधर डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और इन दोनों के बीच में एंगल यही तो थीटा होगा, यही थीटा होगा दोनों के बीच में जो लग रहा है। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो एफ डैश होगा, एफ का क्या होगा, कॉस थीटा होगा, एफ का कॉस थीटा। तो ये अगर आ गया तो अब जो नए प्लेन पे स्ट्रेस कितना लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस पूछा है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑन न्यू एरिया, न्यू फेस कितना हो गया, जो नया स्ट्रेस है कितना हो जाएगा, एफ डैश अपॉन ए डैश, जो नया वाला स्ट्रेस हमने निकाला, एफ डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, ए डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये स्ट्रेस आ जाएगा नए स्ट्रेस। समझ में आया, ये क्वेश्चन वेक्टर का था, है ना, थोड़ा सा मतलब अलग किस्म का था, ये निकालने का तरीका आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, वेक्टर लगेगा, डायरेक्शन वगैरह ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां से आपको ए डैश पहले निकालना है ना, ए डैश तो इजीली निकल जाएगा, आपको दिक्कत इसमें होगी, देखिएगा एफ आगे की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर, एफ डैश इधर लगेगा, दोनों को मैं यहां पर ज्वाइन कर लिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका एफ इधर लग रहा है ना और इस पे पूछा एफ डैश, तो एफ को मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, ठीक, 90 डिग्री के बेसिस पे थीटा हो रहा है, दोनों के बीच में 90 परपेंडिकुलर, ये देखिए ये जो इस पे परपेंडिकुलर है और ये किस पे, इस पे परपेंडिकुलर वाला केस को कम से कम जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये है और एक ये है, तो इस पे एफ परपेंडिकुलर है, इस पे एफ डैश परपेंडिकुलर है, तो अगर इन दोनों के बीच में थीटा है तो दोनों का जो परपेंडिकुलर उनके बीच में भी तो थीटा ही होगा, आगे बात समझे, तो एफ डैश और एफ के बीच में भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा, तो यहां से आप निकालो, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कुछ और पूछा है, शेयरिंग स्ट्रेस एट दिस प्लेन, समझिएगा शेयरिंग स्ट्रेस पूछा है ना, अब शेयरिंग स्ट्रेस जो लगेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर, शेयरिंग स्ट्रेस किधर लगता है, प्लेन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। अब जो ये प्लेन है एफ डैश इधर लग रहा है ना, अब आपको क्या पूछा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस में टेंशन, तो उसमें एफ डैश आपको इधर ही लेना है, यानी इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ डबल डैश में मान लेगा, तो इस अगर इस डायरेक्शन में अगर वही उसी में हम लोग ले रहे हैं तो एफ डैश आपको अब ये मानना है, ये बात एफ डबल डैश, ये अगर ये एफ डैश है तो ये क्या है, एफ डबल डैश है, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेना, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो लेना। अगर इधर एफ लग रहा है तो एफ का दो कंपोनेंट है, एक एफ का परपेंडिकुलर एफ डैश इधर और एफ के प्लेन के अलोंग एफ डबल डैश इधर, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछा है, तो इसलिए आपको क्या चाहिए, उसी डायग्राम से, जो ये डायग्राम था हमने बनाया था मेरे भाई, उसी डायग्राम से एफ डबल डैश इधर आएगा, एफ डैश इधर है, ये एफ है और ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा यहां से निकालेंगे, साइन थीटा कितना होगा, एफ डबल डैश अपॉन एफ, यानी एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, बाकी एरिया तो वही है, तो यहां से हम लोग कौन सा निकालेंगे, कौन सा पूछा है, शेयरिंग बोला है, शेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे, वो हो जाएगा एफ डबल डैश और एरिया तो वही होगी, एरिया चेंज नहीं होगी, एरिया उसी पे निकालना, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, ए अपॉन, तो ये आ जाएगा एफ बाई ए साइन थीटा इंटू, क्या दिया, अपर एंड ऑफ वायर 1 मीटर लॉन्ग, वायर 1 मीटर लॉन्ग है एंड 2 मिलीमीटर रेडियस इज प्लेन, द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री,
यानी मैंने बताया था जब एक एंड से फिक्स करके वायर को ट्विस्ट किया जाएगा तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। मैंने क्या आर को इक्वल बोला था, है ना? जो रेडियस होगा वो थीटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, और जो शियर स्ट्रेन होगा एल के। यानी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो शियर स्ट्रेन इसकी वजह से जो आएगा ट्विस्टिंग की वजह से आर थीटा बाई एल बताया था, यही बताया था शियर स्ट्रेन। तो फाइव इक्वल टू मैंने क्या लिखा, फाइव एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो वहीं से ये कितना आ जाएगा, फाइव यानी ट्विस्टिंग की वजह से आर थीटा बाई एल आ जाएगा। ठीक, तो आर की वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 mm, कितना 2 into 10 की पावर माइनस थीटा कितना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों रेशियो नहीं रहता ना तब थीटा को रेडियन में कैलकुलेट करना है, लेकिन ये दोनों रेशियो है। समझिए सब छोटी छोटी बहुत बारीक बात है, ये दोनों रेशियो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइव ये भी एंगल है तो एंगल एंगल में आ जाएगा। अगर ये दोनों कुछ और रहता तो थीटा को आपको रेडियन में कैलकुलेट रखना पड़ेगा। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो 45 टू का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इंटू 10 की पावर माइनस डिग्री में आएगा क्योंकि यहाँ डिग्री है, यानी कितना जाएगा 0.09 डिग्री, यानी इतना ट्विस्ट हो, इतना स्ट्रेन डेवलप होगा। अगर हम लोग 45 डिग्री इसको घुमाएंगे तो स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, 0.09, बहुत कम। आगे बात समझ में, तो बिल्कुल फॉर्मूले पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्या दिया, विच मटेरियल है ग्रेटर यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस ग्राफ से कैसे निकालते हैं, क्या स्लोप, स्लोप किसका ज्यादा, जो ज्यादा वर्टिकल किसका स्लोप ज्यादा है, ए का, तो यंग मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, ए का। विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, डक्टाइल कौन है, जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा, तो ए देखिए बहुत दूर तक जा रहा है, बी पहले ही टूट जा रहा है। आगे बात समझ में, तो ए वाला डक्टाइल ज्यादा होगा। आगे बात समझ में, फिर पूछा विच इज मटेरियल इज मोर ब्रिटल, जिसका प्लास्टिक रीजन कम, बी वाला ज्यादा ब्रिटल। फिर पूछा विच ऑफ द टू इज मोर स्ट्रॉन्गर मटेरियल, स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन होगा, जिसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा, यानी जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे टूटेगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका ज्यादा है, ए वाले का, वो ज्यादा मजबूत होगा, तो ए इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी। समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, ग्राफ से ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे सब। A body of mass 10 kg is attached to a 30 centimeter long wire whose breaking stress is 4.8 into 10 to the power 7 Newton per meter square. The area of cross section of the wire is 10 to the power minus 6 meter square. What is the maximum angular velocity with which it can be rotated in the horizontal? मान लीजिए एक रॉड है, ये मान लीजिए एक रॉड है, यहाँ पर हैंग है, ये इसका सेंटर है ना, इसको मान लीजिए ये कोई रॉड है, ये ऐसे कोई रॉड दिया है ना, रॉड है, इसको ऐसे सर्कल में रोटेट कराना, ऐसे सर्कल में इसको रोटेट कराना है। इसको ऐसे सर्कल में क्या कराना है, ये इसका सेंटर मान लीजिए जहां पर फिक्स है, इसकी एरिया दिया हुआ है और ये कितना लॉन्ग दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, और इसकी एरिया दिया हुआ है 10 की पावर -6 मीटर, और इस बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच्ड टू अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और यहाँ पर कितना मास अटैच है, यहाँ पर रॉड का मास नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मास अटैच है कितना 10 kg, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, एक 10 kg लगा रहा होगा, अरे बोलो भाई, यही 10 kg फोर्स का मास लगा तो फोर्स कितना हो जाएगा 10 into 9.8 यानी 98 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी इस पे नीचे जो है 98 न्यूटन का फोर्स लगा, बोलोगे तो, है ना। अब बोल रहा है अच्छा हॉरिजॉन्टल सर्कल है,
तो कहाँ ये लगेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, ये फोर्स थोड़ी लगेगा। हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया ना, तो उस पे कहाँ एमजी लगेगा। हॉरिजॉन्टल सर्कल पे एमजी का कोई काम नहीं है ना। अब देखिएगा ये मास ऐसे 10 kg है इसका। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको रोटेट कराया जा रहा है। आप रस्सी को खींच के रस्सी को ऐसे रोटेट कराएंगे, रोटेट करा रहे होंगे, लेकिन अगर बहुत तेज अगर रोटेट करा दिए तो हो सकता है कि रस्सी टूट जाए, तो एक लिमिट होगी। तो बोला है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया, 4.8 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा उसमें तो वो टूट जाएगा, तो उससे कम आपको देना पड़ेगा। तो इस पे कौन सा फोर्स, जब ये रोटेट करेगा तो कौन फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा बताएंगे इसमें। सेंट्रीपिटल फोर्स जो फार्मूला होगा mv²/r होता है, लेकिन v नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ओमेगा पूछा, तो mr⍵² होगा। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस के, है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल स्ट्रेस। अगर मैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल स्ट्रेस निकालूं पर यूनिट एरिया तो क्या हो जाएगा, mr⍵²/, यही ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल होना चाहिए ताकि वो टूटे ना। अगर यही सेंट्रीपिटल स्ट्रेस, सेंट्रीपिटल फोर्स था, एरिया से डिवाइड करेंगे स्ट्रेस मिल जाएगा, यही सेंट्रीपिटल स्ट्रेस अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा। वो टूटे ना तो उसके इक्वल तक पहुंचना है हमको, है ना। तो क्या बोला इसमें, और तो ब्रेक ना हो तो हमको क्या करना है, ये सेंट्रीपिटल स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल टू किसके, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये आपको दिया हुआ mr⍵² एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू 4.8 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक, सब कुछ साइड में। मास की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 kg। रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस एक लेंथ रखेंगे, जो लेंथ दिया हुआ नॉट को वही को उसी को क्या मानेंगे, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁻, ओमेगा निकालना है। एरिया कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻⁶, 4.8 × 10⁻, सॉल्व। ठीक, ये देखिए 3, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू ⍵², ये 0 0 से कैंसिल, ये उधर चला जाएगा तो 48 हो जाएगा, 10⁻⁶, 10⁻7, 10 बच जाएगा, और वो 10 यहां से मल्टीप्लाई है, ⍵² आपका 16 हो जाएगा, यानी ओमेगा आपका कितना जाएगा, 4 रेडियन। बोलो भाई, यहां पर जो वो ब्रेक होगा वो किसकी वजह से होगा, रोटेशन की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उसको ब्रेकिंग, अगर ब्रेकिंग फोर्स दिया रहता ना तब एरिया रखने की जरूरत नहीं, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स को एरिया से डिवाइड करना। अब ये जो ब्रेक सेंट्रीपिटल स्ट्रेस आया उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस की तो वो ओमेगा आ जाएगा मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ एक अल्युमिनियम का वायर है और वो हैंग कर रहा है ना, इस तरीके से अल्युमिनियम का वायर है और उसका मास है कुछ, क्योंकि कैसे पता चला इसका मास है, पिछले वाले क्वेश्चन में रॉड का मास नहीं दिया हुआ, वो नीचे एक मास हैंग कर रहा था उसका मास। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने। इसमें जो दिया हुआ है इसके पास मास दिया हुआ, कैसे पता चला मास है, क्योंकि इसकी डेंसिटी दी हुई उस वायर की, अल्युमिनियम की डेंसिटी दी हुई, तो इसके पास खुद ही मास है। अब ये हैंग कर रहा है तो ये बोला है क्या, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अल्युमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन, है ना। मैक्सिमम लेंथ पूछा, इसकी कितनी मैक्सिमम लेंथ हम रख सकते हैं ताकि ये टूटे ना। और इसका स्ट्रेस भी दिया हो 7.5 × 10⁻⁸, है ना। तो अगर मैं मान ले रहा हूं इसकी लेंथ ए ले लीजिए, है ना, एरिया को क्या ले लीजिए। अब ये जो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, इसमें किसकी वजह से खींच रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि इस पे खुद मास है। तो वो फोर्स कितना लगेगा इसकी वजह से, जो फोर्स के नीचे की तरफ लग रहा होगा वो mg मास इंटू जी होगा, और मास दिया नहीं होगा तो उसकी जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, a इंटू लेंथ रखेंगे। बोलो मेरे भाई, ये इसका फोर्स लगने वाला जो इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा, ये फोर्स है। इस पे फोर्स कौन लगा रहा, कोई बाहर से आदमी नहीं लगा रहा है, कोई यहां पर खींच नहीं रहा, उसका खुद अपना वेट, क्योंकि उसके पास डेंसिटी है।
तो इसीलिए mg यहां पर फोर्स लगेगा। समझ में आ रही बात? अब ये टूटे ना, इसलिए ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए? ब्रेकिंग फोर्स। मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। यही मैक्सिमम लेंथ के लिए, यानी फॉर मैक्सिमम लेंथ ये कितना होगा? रो ए एल जी, और ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ? 7.5 10 की पावर 8। अच्छा डेंसिटी का क्या किसमें दिया? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर। अच्छा ये स्ट्रेस है, तो फोर्स आप इसको भी स्ट्रेस में करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेस दिया हुआ आपको तो इसको भी, अगर ये फोर्स दिया रहता तो फोर्स को इक्वल कर दें। तो फॉर मैक्सिमम लेंथ यानी जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर, जो उसके वजह से स्ट्रेस लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस। फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? रो एल जी अपॉन ए इंटू यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया था? 7.5 into 10 to power 8। एरिया से एरिया कैंसल। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 2.7 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू कितना? 980 सेंटीमीटर में दिया होगा, ये हो जाएगा 7.5 into 10 की पावर 8। डाइन को कन्वर्ट नहीं करना, क्यों करना नहीं करना? ये सब सीरियस है। एल की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये जाएगा 7.5, या यहां से अगर सॉल्व करें तो 750 कर ले रहे हैं, इसको इंटू 10 की पावर 6 कर लेंगे, और नीचे हो जाएगा 2.7 into 980, है ना? अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 27 से तो होगा नहीं है ना? सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर में आना चाहिए 2.834 into 10 की पावर 2.834 into 10 की पावर 5 क्या सेंटीमीटर? ओके, तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मीटर में कितना आ जाएगा? 2.83 कितना आ जाएगा? 2.83 किलोमीटर। इतना लंबा वायर है ना? इतना ज्यादा लंबा वायर होगा 2.83 किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 1, बिगिनर बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, इस पे 100 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, इससे कितने एंगल बनाकर? 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना? ये आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ये इसकी ब्रेथ जो दिया हुआ 2 मीटर, इसकी विड्थ जो हाइट दिया हुआ 1 मीटर, और लेंथ कितना दिया हुआ है? 5। अब दो चीजें पूछा, यहां से क्या है? फिक्स है, नीचे से भी फिक्स है। एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पूछा और एक टेंजेंशियल, दोनों स्ट्रेस इसे पूछे, तो लॉन्गिट्यूडिनल और टेंजेंशियल दोनों किस पे लगता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पहले हम देखिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होगा, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स अपॉन एरिया, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वाले केस में जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कि परपेंडिकुलर? लॉन्गिट्यूडिनल वाले परपेंडिकुलर ना, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल में परपेंडिकुलर से 100 है, इधर जो फोर्स आएगा वो टेंजेंशियल होगा, ये टेंजेंशियल वाला फोर्स होगा कितना होगा? 100 cos 30 डिग्री, और इधर जो होगा वो नॉर्मल वाला आ जाएगा, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वाला, वो कितना होगा? 100 sin 30। तो यहाँ पर कौन सा रखना है? नॉर्मल वाला फोर्स, यानी कौन सा? 100 sin 30 डिग्री। अरे बोलो मेरे भाई। और एरिया यहाँ पर रखना है, एरिया कौन सी रखेंगे? यहाँ पर नॉर्मल वाली एरिया रखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 into sin 30, और उस सरफेस जिसपे फोर्स लग रहा है उसके नॉर्मल एरिया, तो नॉर्मल ये ऊपर वाला फेस जो दिख रहा है वही रखेंगे। ऊपर वाला फेस की लेंथ 5 और ये कितनी है? 2, तो 5 into 2 रखेंगे इसकी एरिया, इस फेस की एरिया रखेंगे मेरे भाई। समझ में आ रही बात? 5 into 2। अगर इस फेस पे लगता तब कितना रखते? ये वाले फेस पे जिसमें 5 into 1, ये 5 into 1 है, इस वाले फेस पे रखा तब फोर्स जिस पे लग रहा है उसकी एरिया रखेंगे जिसके। समझ में आ रही बात?
सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा 100, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा 10, यहां से कैंसिल, ये करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड वाले में क्या पूछा है? Initial stress. टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछा है। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स अब कौन सा ये रखेंगे 100 cos. 100 cos, और एरिया कौन सी रखेंगे? उसी फेस पे लग रही है ना, टेंजेंशियल फोर्स भी उसी फेस पे लग रही है, तो एरिया भी वही कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 अपॉन 10, और cos 30 की वैल्यू √3/0 से 0, यहां से कैंसिल करेंगे तो 5√3 न्यूटन पर मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत टफ नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन। ऐसे थर्ड वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक लिफ्ट है ना, एक लिफ्ट है, लिफ्ट किससे जा रही है? वायर से। यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, यही पूछा है, और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है ना, इसकी मान ली रेडियस आर, तो ये ऊपर की तरफ जा रही लिफ्ट, कितने एक्सीलरेशन से? 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और मास दिया हुआ क्या? किसका हुआ? उसका मास दिया हुआ है इतना 900, तो इसका एक नीचे भी लग रहा होगा mg नीचे, है ना। अब देखिएगा तो फोर्स कितना लग रहा होगा इसमें, एलिवेटर पे अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें नेट एक्सीलरेशन कितना लग रहा होगा, ये बताइए सबसे पहले। चले जाएगी कितना कितना बोला, जो अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें नेट ग्रेविटी कितना लग रहा है, नेट एक्सीलरेशन G+A ना। ये बहुत पहले मैकेनिक्स में पढ़ा था, है ना, ऑक्सीलेशन में टाइम पीरियड वाले में बताया था SHM में, है ना। तो उसमें अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एक्सीलरेट करे तो G+, नीचे की तरफ एक्सीलरेट करेगी G-, ऊपर की तरफ डी एक्सीलरेट करे तो G-। समझ में आएगा ये सब बता। तो ऊपर एक्सीलरेशन इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें नेट G कितना लग रहा होगा, नीचे G+ से लग रहा होगा, तो इसमें नेट फोर्स कितना, फोर्स जो लगेगा वो M, और नेट G कितना होगा, G इफेक्टिव G+A होगा, और कितना दिया हुआ M 900, G की वैल्यू 9.8, A की वैल्यू 2.2, तो फोर्स कितना हो जाएगा 900 इंटू 12, यानी फोर्स कितना आ जाएगा 10800 न्यूटन। समझ में आ रही बात? यानी इस लिफ्ट पे अगर ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, तो उस पे फोर्स कितना नीचे लग रहा होगा 108। समझ में आ रही बात? अब उसको इस वायर का मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, इसमें हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस कब लगा सकते हैं, जब रेडियस मिनिमम होगी, क्योंकि एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अपॉन एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। रेडियस मिनिमम रेडियस पूछा है ना, कितना हम रेडियस का मिनिमम रेडियस कितना रख सकते हैं, तो जब स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया मिनिमम। और फोर्स कितना दिया हुआ है 1080, और रेडियस इस सिलेंडर का होता है तो पाई r मिनिमम का स्क्वायर। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 3/π इंटू 10⁻⁸, ये हो जाएगा 10800 अपॉन पाई r मिनिमम का स्क्वायर, यही पूछा। पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से सॉल्व करेंगे, r मिनिमम का स्क्वायर आ जाएगा 10800 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸। 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा, यानी यहां से सॉल्व करेंगे तो r मिनिमम का स्क्वायर आ जाएगा कितना 36 इंटू 10⁻⁶ आएगा, तो r मिनिमम कितना आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 10⁻, यहाँ -6 होगा ना, तो यहाँ कितना आएगा माइनस, यानी 6 mm होता है, यानी मिनिमम रेडियस कितनी हो चाहिए 6 mm। इससे अगर कम होगा तो वो टूट जाए। समझ में आ रही बात? उसको उठाने के लिए मिनिमम रेडियस कितनी चाहिए। इसमें 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा, एक ये मैकेनिक्स वाला फोर्स लगा के, फिर उसके बाद बहुत बढ़िया।
कितना दिया हुआ फोर्स, पहले आप लोग अप्लाइड स्ट्रेस निकाल ली, कितना हम लोग स्ट्रेस वो लगा रहे थे। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स दिया हुआ 5 × 10⁵, एरिया दिया हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 × 10⁻⁻⁴। बहुत बढ़िया। यहां से सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 1 2, और ये कितना है 10⁹ Nm/m², है ना। और जो अप्लाइड है, अच्छा इसको अगर सॉल्व करें तो 12.5 × 10⁸ Nm/m², है ना। और जो ब्रेकिंग स्ट्रेस वो कितना 1.7, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 1.7 × 10⁸ Nm/m², है ना। और अप्लाई हम लगाए इतना, बताइए 100 टूटेगी कि नहीं, अगर इससे कम रहता तो नहीं, है ना। तो आप बोलेंगे क्या बोन विल ब्रेक। एक फिफ्थ वाला करिए जल्दी, कंप्लीट कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे, टाइम नहीं लगेगा, कल फ्लूइड स्टार्ट करना। फिफ्थ वाले में दिया हुआ है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड डेंसिटी दिया हुआ, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टील वायर सो दैट इट मे नॉट ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट। अभी एक क्वेश्चन कराया था एल्युमिनियम वाला, है ना। तो डेंसिटी दिया हुआ है, निकाल लीजिए। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होगा, और फोर्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे mg/एरिया, और mg मास दिया नहीं है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ इनटू g होगा अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसल, तो लेंथ निकालना। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 7.9 × 10⁸, डेंसिटी दिया हुआ 7.9 × 10⁻3, लेंथ निकालना है, g की वैल्यू 9.8, एरिया है ना। ब्रेकिंग स्ट्रेस यहां से निकाल लेंगे, यहां से L निकालना, ये देखिए 7.9 से 7.9 कैंसल, तो L आपका हो जाएगा 10⁵ या इसकी भी वैल्यू 10 रख लीजिए अप्रॉक्स, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे 4 होगा, ये 10⁴ बन जाएगा, कितना मीटर, यानी कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आएगा, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर, अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। क्या आंसर में दिया होगा, हाँ, तो आप उसी हिसाब से ऑप्शन में देख लेंगे, 9.8 रख देता है। लास्ट क्वेश्चन 6 वाला, अरे ये वाला समझ आया 6 वाला ना। अभी एक मैंने जो लास्ट वाला इलस्ट्रेशन नंबर 6 करा, जब a wire can bear a weight of 20 kg before it breaks, if the wire is divided in 2 equal parts, then each part will support a maximum weight। बताइए ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। फोर्स अपॉन एरिया। अब उसको दो पार्ट में अलग अलग हमने ब्रेक कर दिया, अब जो है जो वेट अगर उसका फोर्स लग रहा है, फोर्स तो सेम लगेगा, क्योंकि कितना वायर कैन बियर अ वेट ऑफ 20 kg बिफोर इट ब्रेक्स। इफ द वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट विल सपोर्ट अ मैक्सिमम वेट। कितना वेट वो कितना, अगर दो अलग अलग पार्ट बताइएगा, तो उसका यंग मॉडुलस तो सेम है ना, यंग मॉडुलस सेम है, एरिया भी सेम है ना, फोर्स भी सब कुछ सेम है, लेंथ को हाफ किया जा रहा है ना। तो स्ट्रेस क्या लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? अरे स्ट्रेस का फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ना, तो उसमें क्या लेंथ है क्या? लेंथ तो स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा, लेंथ को हाफ किया गया कट करके ना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स और एरिया सेम है। आ रही बात समझे? लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो कितना वेट वो मैक्सिमम बियर अभी भी 20 kg बियर करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज आल्सो भी, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो सेम है। एक होमवर्क लीजिए,
एक्सरसाइज में 1 से 15 1 से 15 क्वेश्चन करके लाइए। 1 से लेके 15 क्वेश्चन। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 यहाँ पर 2 वायर लगे हुए है ना। एक ये पहला वायर है, यहाँ पर एक मास हैंग कर रहा है ना 4 kg का है ना, और ये 1.5 मीटर का और ये स्टील का है ना, स्टील का। एक दूसरा वायर नीचे उसी में लगा हुआ है, इसमें मास 6 kg का दिया हुआ है, ये 1 मीटर का है और ये ब्रास का है। बोला है दोनों में एक एक्सटेंशन बताना, स्टील और ब्रास दोनों में है ना, दोनों में आपको एक्सटेंशन बताना है, ब्रास में और स्टील में दोनों। ये ब्रास का है, तो पहले मैं ब्रास का एक्सटेंशन निकालूंगा। ब्रास का एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन इन ब्रास, तो क्या फॉर्मूला होता है एक्सटेंशन का? आपको ये नहीं याद रहता, याद क्या रहता आपको? यंग मॉडुलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, यही होगा। तो यहां से अगर डेल्टा एल इधर में लेके चलाओ, आपको ये याद रखना है, यही वाला रिलेशन। तो यहां से डेल्टा एल बाई एल जो हो जाएगा एफ अपॉन ए वाई हो जाएगा, और यहां से एल को हटाएंगे तो एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बनेगा इलांगेशन का। इलांगेशन हो जाएगा एफ एल अपॉन ए वाई। तो पहले किसका निकालना है आपको? पहले का ब्रास का निकालना है ना। ब्रास का अगर हम लोग निकालेंगे तो ब्रास का तो फोर्स जितना ब्रास में लगेगा है ना, लेंथ ऑफ द ब्रास है ना, एरिया ऑफ द ब्रास और यंग मॉडुलस ऑफ द ब्रास। एरिया दोनों की शायद सेम दिया होगा, तो एरिया दिया होगा, ठीक। अब देखिए एरिया दोनों क्या लगा दिया? सेम, दोनों के लिए, ठीक। तो हाँ रखना ही पड़ेगा पहले। तो ये आ गया आपको। अब फोर्स ब्रास में फोर्स कितना लगेगा? अब ये ब्रास का वायर है, अब ब्रास पे फोर्स कौन लगा रहा है? जो नीचे जितना उसके मास हैंग करता वही लगाता है। तो इसके ब्रास के नीचे 6 kg मास है, तो इसलिए इस पे फोर्स 6 kg लगा रहा होगा। तो 6 into 10, समझ में आई बात? जी से मल्टीप्लाई, ये फोर्स हो गया। लेंथ ऑफ द ब्रास 1 मीटर, एरिया ऑफ द ब्रास क्या दिया हुआ? डायमीटर डायमीटर कितना दिया हुआ? 0.25 सेंटीमीटर। तो रेडियस 0.125 हो जाएगा। यहां से अगर रेडियस निकालेंगे कितना हो जाएगा? 0.125 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। और यहां से अगर सॉल्व करेंगे मीटर में करेंगे तो 125 into 10⁻⁵ मीटर होगा। 3 ये डेसिमल और 2 मीटर वाला, ये आपको हो जाएगा। तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस की वैल्यू पाई है ना, पाई का मतलब 3.14 है ना, इंटू आर, क्योंकि सर्कुलर शेप का होता है। यहाँ आर की वैल्यू हम रखेंगे 125 इंटू 10⁻⁵ का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? पाई आर स्क्वायर। अब यंग मॉडुलस ब्रास का अलग से दिया होगा, यंग मॉडुलस ब्रास का दिया होगा 0.91 इंटू 10⁻11, ये दिया। यहां से सॉल्व कर लेंगे, आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 125 पे स्क्वायर करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो सिखाना पड़ेगा। यहां से आप डिवाइड वगैरह करेंगे, इसमें 3.14 का 0.91 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे लग रहा है इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के आसपास आ जाएगा। 3.14 का 0.91 है ना, तो ये कर लेंगे। अब देखिएगा, अब किसका निकालना है? स्टील का। अगर मान लीजिए निकालना, स्टील का निकालना है तो फोर्स ऑफ स्टील रखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द स्टील रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ द स्टील रखना पड़ेगा और यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील। इंपॉर्टेंट एक फोर्स है। अब स्टील में निकालना है तो स्टील के नीचे कितना मास है वही देखना है, क्योंकि स्टील को क्या 4 भी फोर्स लगा रहा होगा और 6 भी, यानी दोनों फोर्स लगा रहे होंगे नीचे। जितना नीचे मास हैंग करता है वही फोर्स लगाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 + 4 यानी 10 kg, और जी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। आगे बात सुनो। और लेंथ कितना दिया हुआ है स्टील का? 1.5। एरिया तो मुझे लग रहा वही सेम दिया हुआ है, तो 125 इंटू 10⁻⁻5 इंटू यंग मॉडुलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये बोलो भाई, समझ में आया?
इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऊपर वाले में फोर्स दोनों लगाएगा, नीचे वाले में सिर्फ नीचे वाला लगाएगा। क्लियर? अच्छा, कौन ज्यादा इलास्टिक हो रहा? ब्रास की स्टील? स्टील ज्यादा इलास्टिक हो रहा ना, तो स्टील में दो फोर्स करना है ना। बाकी तो यंग मॉडुलस वगैरह भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9। इंपॉर्टेंट बात वही फोर्स होगा। ये मान लीजिए एक वायर है, इस पे एक मास लगा हुआ है ना। मास कितना लगा हुआ है? 1 kg का। यहां पर 1 kg का एक मास लगा हुआ है। इसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर। इसकी एरिया दिया हुआ है आपको 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, है ना। और दिया हुआ है यहां से इसको ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, मान लीजिए ऐसे रोटेट कराया, और जब रोटेट कराया जा रहा है तो इस पे फोर्स कौन लगा? समझ में आ रही बात? जब हैंग करेगा तब कौन फोर्स लगाएगा? ग्रेविटी mg। जब वो हैंग करेगा तब उसमें इलॉन्गेशन mg। जब रोटेट करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr⍵²। यानी यहां पर जो फोर्स हम लोग लगाएंगे वो mr⍵² या mv²/r, लेकिन यहां पर ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा कितना दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है 20 रेडियन पर सेकंड। तो पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं मेरे भाई, है ना। फोर्स निकालेंगे तो m कितना दिया हुआ? 1। r कितना दिया हुआ? 1। बहुत आसान दे दिया भैया। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन आएगा, mr⍵²। अब आपको क्या पूछा? अच्छा, डेल्टा इलॉन्गेशन भी दिया हुआ, इस वायर में इलॉन्गेशन कितना हो रहा है? मीटर ये दिया हुआ है। पूछा क्या है? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। यानी ये हो जाएगा क्या? FL अपॉन A डेल्टा। F की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, 400। लेंथ की वैल्यू, एरिया दिया हुआ 10⁻⁶, और डेल्टा इलॉन्गेशन 10⁻⁻⁹। ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻ प्लस 9 होगा ना, तो ये हो जाएगा 11। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक, या पास्कल भी बोल सकते हैं इसी को। ये इजी था, बस समझना क्या है कॉन्सेप्ट, क्या कि फोर्स कौन लगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। ग्रेविटी लगा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। और ग्रेविटी वाले में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जब नीचे मास हैंग करेगा, और एक क्वेश्चन आता है जब टोटल मास, मतलब उस रॉड का ही मास उसको नीचे हैंग करा, तो उसमें अलग फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैंने रखने के लिए बोला था। क्या रखने के लिए बोला था? डेल्टा एल का फॉर्मूला वहां से आपका कुछ इस तरीके से आता है, mgl/2a/, ऐसा कुछ आया था। अरे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन, ठीक, इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल। वो कब होगा? जब खुद के मास से। ये भी ग्रेविटी वाला, लेकिन जब खुद के मास यानी पूरे रॉड के मास। और जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें नीचे मास हैंग कर रहा था, उसका खुद का मास नहीं। क्लियर? बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे 10th वाला। Question number 10. 10th है, by how much will a 3 meter long copper wire elongate if weight of 10 kg is suspended from the lower end? वेट हेड कर रहा तो फोर्स कौन लगा रहा होगा? mg। उसका वेट जो उस वायर का वेट है जो नीचे हैंग कर रहा है। तो इलॉन्गेशन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होगा? FL अपॉन AY। इलॉन्गेशन ही तो पूछा है। F जो होगा mg, मास कितना दिया होगा? 10 kg, और g की वैल्यू 9.8 रख लीजिए, है ना। लेंथ 3 मीटर, एरिया डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को हम लोग रखेंगे मेरे भाई 0.2 into 10⁻⁻³
3.14 पाई और रेडियस दिया 0.4 तो 0.2 into 10 power minus 3 का स्क्वायर। और क्या दिया हुआ आपको, यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 10 की पावर 11। बस इसको सॉल्व कर लेना। अब कहां जाएगा, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 98 इंटू 3 है ना, ये हो जाएगा 3.14, 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कैसे होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको एक काम करिए, इसको 22/7 रखिए, है ना, और देखिए 11 से कैंसिल हो, 11 2 जा, 11 9 जा, 11 9 जा कितना होता है, मतलब 98 को कट कर दिया, है ना, 11 9 जा हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां से मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 और 21 9 जा कितना होता है, 7 3 जा 189 और नीचे हो जाएगा ये 4 2 जा 8 होगा इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 11 6 5 बचा और 2 मैंने यहां से लिया था तो 7 हो जाएगा फिर से, क्योंकि 6 4 8 तो ये 6 और ये 2 -8 हुआ और 11 तो कितना +3 हुआ ना, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस। अरे पावर समझ में आया, ये -6 ये -2 तो -8 हो गया और 11 +3 ऊपर जाकर -8 को यहां से कैंसिल कर लीजिए, 8 2 जा 16, 2 बचा 29, 8 3 जा 24, 5 बचा कितना हो गया 50 इंटू 8 6 यानी 23.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी आपका आ जाएगा 23.6 मीटर। कितना आया आंसर, 2.34 सेंटीमीटर में करेंगे, 2.34 सेंटीमीटर आएगा, अच्छा 2.34 सेंटीमीटर, 2.3 हमारा 2.36 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 99 को कट किया था। ठीक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 में आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर और आपको ये 0.5% क्या दिया हुआ, लेंथ परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ, यानी डेल्टा L बाई L दिया हुआ ना इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन द लेंथ यही होता है, और ये कितना दिया 0.5, यानी डेल्टा L बाई L कितना हो जाएगा 0.5/100, या ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 यूनिट हो गई इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा L बाई L, और आपको यंग मॉडुलस दिया हुआ 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर, पूछा फोर्स रिक्वायर्ड, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला FL अपॉन A इंटू डेल्टा L, ना, F फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा L बाई L, तो यहां से फोर्स पूछा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा A बाई डेल्टा L अपॉन L, जो भी पूछा वो निकाल लेंगे, एरिया की वैल्यू 10 की पावर -6, y की वैल्यू रख लेंगे L बाई डेल्टा L बाई L दिया हुआ यहाँ पर 5 इंटू 10 की पावर -3। इस क्वेश्चन में डेल्टा L और L अलग अलग नहीं दिया हुआ, वो डेल्टा L बाई L दिया हुआ, परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज जो दिया हुआ 0.5% डेल्टा L बाई L दिया हुआ। सॉल्व करेंगे, ये 5 2 जा 10 इंटू 10 की पावर 2 है ना, यानी 10 की पावर 3 न्यूटन, 1000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन।
इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ना, ग्राफ दिया हुआ आपको, यंग मॉडुलस पूछा। तो देखिए यहां पर वेट, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ नहीं दिया हुआ, वेट यानी फोर्स के बीच में और एक्सटेंशन, फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में, वेट का मतलब फोर्स जो लग रहा है ना, उसके बीच में मान लीजिए यहां पर ग्राफ दिया हुआ, ये कुछ ऐसे करके दिया हुआ स्ट्रेट लाइन, तो आपको उसका एक्सटेंशन निकालना होगा। ये 1 2 3 ऐसे दिया हुआ, 20 न्यूटन, 40 60 ऐसे करके दिया हुआ, और इसमें एल दिया हुआ, ये डेल्टा है, एल दिया हुआ 1 मीटर और एरिया दिया हुआ आपको 1 mm स्क्वायर, है ना, यंग मॉडुलस पूछा है। तो इसमें एल क्या क्या दिया हुआ सुनिएगा, लेंथ और एरिया दिया हुआ है, आपको फोर्स और डेल्टा एल नहीं दिया, वो इस ग्राफ से निकालना। देखेगा यहां से, तो जब ग्राफ दिया रहे ना, तो इसका जो स्लोप W अपॉन डेल्टा एल निकालेंगे तो एक वैल्यू से नहीं कभी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने डेल्टा एल ले लिया 1 तो W ले लिया 20, ऐसे नहीं, हमेशा हम स्लोप से निकालेंगे। जब ग्राफ बना रहे तो हम W बाई डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी स्लोप से, जो स्लोप होगा, देखिए यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो W अपॉन डेल्टा एल होगा, यानी चेंज इन द W और चेंज इन द डेल्टा एल, यानी W2 माइनस, ऐसे हम लोग कर सकते हैं W2 माइनस W1 अपॉन डेल्टा L2 माइनस डेल्टा। अरे स्लोप निकालना सीखा है कि नहीं, y2 माइनस है ना, उसी से ये आएगा। और ज्यादातर लोग गलती का, लेकिन उससे क्या करेंगे कि W की कोई एक वैल्यू लेंगे 40 और एक डेल्टा L की वैल्यू, वो इस क्वेश्चन में सही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बना तब वो वैल्यू नहीं होगी, तब आपको स्लोप ही करना है। तो W2 कोई भी ले लीजिए, अब मैं 60 ले रहा हूं, W1 कोई भी ले लीजिए, उसी नीचे 40 या 20 कुछ भी ले लीजिए, मैं 20 ले रहा हूं, है ना। डेल्टा L2 तब कितना लेना पड़ेगा 3, और यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा आधी बात। या अगर मैं इसको 40 ले रहा हूं तो इसको 20 दूंगा, इसको क्या लेंगे 2 माइनस 1, यानी ये आपका 20 आ जाएगा। और W बाई डेल्टा L यानी ये न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहां लिंक आगे मतलब W अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, W अपॉन डेल्टा एल। अरे बोलो मेरे भाई, अब आपसे पूछा क्या, यंग मॉडुलस ना, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, Fn अपॉन K डेल्टा एल, और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं W, है ना। तो W अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू आपको पता है, यहां से ऐसे मैं डेल्टा एल पहले लिख ले रहा हूं और फिर A, तो W अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू हमें 20, L की वैल्यू 1, और नीचे एरिया की वैल्यू 1 मिलीमीटर, कितना होगा 10 की पावर -6 होगा, एरिया है ना स्क्वायर। तो यहां से यंग मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा प्लस। समझ में आया। इसमें इंपॉर्टेंट था कि इसका स्लोप क्या आपको बताएगा, W अपॉन डेल्टा एल बता देगा। अच्छा डेल्टा एल भी मिलीमीटर में दिया था मेरे भाई, इसको भी तो चेंज करना होगा। डेल्टा एल भी मिलीमीटर में दिया था, तो यहां पर मिलीमीटर लिखना पड़ेगा, तो ये ऊपर 10 की पावर 3 चला जाएगा, तो यहां पर 10 की पावर 3 × 1 करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 ऐड करेंगे 10 की पावर 10, डेल्टा एल भी मिलीमीटर में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 30। इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें दिया हुआ एक रबर है ना, रबर का रोप है जो हैंग कर रहा है ना, कुछ रबर का इस तरीके से रोप दिया हुआ, जिसकी लेंथ दिया हुआ 8 मीटर, विद द इंक्रीज इन द, व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेंथ, यानी यहां से ये डेल्टा एल मान लीजिए अगर इंक्रीज हो गया तो यही पूछा अपने वेट की वजह से। मेरे भाई यंग मॉडुलस दिया हुआ है 5 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी डेंसिटी दी है रबर की 1.5 × 10 की पावर 3। अब यहां पर देखिए, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि अपने वेट की वजह से,
अपने वेट की वजह से जो होगा उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 2 आ जाता है। तो यहां पर वेट की वजह से डेल्टा एल का फॉर्मूला मैंने बताया mg यानी फोर्स इनटू एल, Fl अपॉन Ay होता है Fl अपॉन, लेकिन इसमें अपने वेट की वजह से जब होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जब कोई मास नीचे हैंग कर रहा है तब ये 2 नहीं रहेगा, तब तो Fl अपॉन Ay, लेकिन जब ये मास जब अपने मास की वजह से होगा तो Fl अपॉन 2Ay। mg क्या F तो है, जब अपने वेट की वजह से होगा। क्यों होगा कल मैंने बताया था, क्योंकि मास जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब सब वैल्यू पुट कर लेंगे। मास नहीं दिया और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास को डेंसिटी के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये एल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2Ay। अच्छा जी, और वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे, वॉल्यूम की जगह हम इसकी एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, यहां पर हम लिखेंगे एरिया इंटू जी इंटू एल अपॉन 2Ay है ना। ए से कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा रो जी एल स्क्वायर अपॉन, ऐसे आपको करना है, ये सब याद नहीं करना, ये सब कॉन्सेप्ट से ही आएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। रो डेंसिटी दिया हुआ 1.5 इंटू 10 की पावर 3, जी कितना दिया हुआ है 10 की 9.8, 10 एल दिया हुआ 8 मीटर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2, वाई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर, यहां पे सॉल्व कर, ये हो जाएगा 1.5 है ना इंटू 64 इंटू 10 की पावर 4, और ये 5 टू 10 हो जाएगा, 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा 10 की पावर -7, 960 होगा। इसको कैसे करना, मल्टीप्लाई 64 बन गया, 64 होगा, और फिर 0.5 का मतलब आधा, तो 64 का आधा कितना होगा 32, तो 64 में 32 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 96, तो 96 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी 96 मिलीमीटर, यही आएगा 9.6 सेंटीमीटर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा परसेंटेज दिया, यानी डेल्टा टी बाई वी इंटू 100, या हम कह सकते हैं 0.01 बाई 100। ये परसेंटेज चेंज है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर या 100 में डिवाइड कर, या आपकी मन परसेंटेज चेंज ये दिया हुआ, तो फ्रैक्शनल चेंज को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और परसेंटेज चेंज 0.01, और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा। और आपको दिया टोटल अनस्ट्रेच्ड when taken to the bottom of sea 1 किलोमीटर डीप, यानी उस स्फीयर को कहां लेकर जाएगा, डीप यानी कि समुद्र के अंदर। अब यहां पर समुद्र के अंदर जब आप जाते हैं तो जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच, समझ में आएगा। यानी अगर वो बॉल समुद्र के अंदर, मान लीजिए समुद्र का ऊपर का सरफेस और ये बॉल यहाँ नीचे कहीं पर है, यहाँ पर ये पूरा समुद्र है ना, पूरा सी है, बॉल यहाँ पर है, और ये 1 किलोमीटर उसकी हाइट भी है h इक्वल टू, तो इस बॉल पे ये पूरा वाटर जो कितना प्रेशर लगाएगा वो लगाएगा रो जी एच, ये प्रेशर लगाएगा। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है उसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम वाले में बोलेंगे। अरे बोलो भाई बात समझ आ गई। तो यहाँ पर प्रेशर हम लोग निकालेंगे कि इस बॉल पे प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर कितना लगेगा, इस वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, सब सीजीएस पे दिया हुआ, ध्यान रखेंगे। तो डेंसिटी दी 1 ग्राम, जी की वैल्यू भी सीजीएस में रखेंगे, सीजीएस में 980 होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, और एच की वैल्यू भी सेंटीमीटर में रखेंगे। तो 1 किलोमीटर में, ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में 10 की पावर 5 हो जाएगा। प्रेशर निकालने के लिए हो जाएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 7,
ये आपका प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर किसमें आएगा, सीजीएस में किसकी क्या होगी, दाईं पर सेंटीमीटर। ये आपका प्रेशर आ गया। अब पूछा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है क्या, स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो फोर्स अपॉन एरिया होता है उसमें प्रेशर रखते हैं इसमें, है ना, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा बी बाई वी। प्रेशर आपको दिया हुआ है 9.8 इंटू 10 की पावर 7। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है, अरे मेरे भाई इसको 10 की पावर -4 ना, 2 डेसिमल ऊपर और 2 नीचे, तो 10 की पावर माइनस, यानी ये k की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 10 की पावर 3। क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पास्कल नहीं होगा ना, अच्छा ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, इसका भी सीजीएस में ही आएगा, क्योंकि सब सीजीएस में, तो ये भी सीजीएस में, डाइन पर सेंटीमीटर। क्लियर? देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आपको देखिए कोई रबड़ का कॉर्ड है ना, वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया, टोटल अनस्ट्रेच लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर, स्ट्रेच 12 सेंटीमीटर हो रहा एंड रिलीज टू प्रोजेक्ट अ मास ऑफ 5 ग्राम, यानी उसको खींच के, है ना, फिर उसमें 5 ग्राम का मास लगाया जाए। फिर बोला है यंग मॉडुलस दिया हुआ है, फिर फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द मास। जब उसको खींचा जा रहा है तो उस कॉर्ड में कितना टेंशन होगा, और जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसके जो मास लगा वो ऊपर की तरफ जाएगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा, ये पूछा है। तो जो उसको खींच रहा है हम लोग, तो उसमें टेंशन यानी रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है ना, यानी कि फॉर्मूला वही यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और उससे यंग फोर्स निकाल लेंगे। तो देखिएगा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, इस एफ एल अपॉन के वाई, सॉरी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो यही फोर्स पूछा, यही टेंशन है। एरिया दिया हुआ आपको mm यानी 10 की पावर -6, mm में 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर होगा, और आपका y दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 8। डेल्टा एल कितना होगा, 10 था, 10 से खींच के कितना किया जाए 12, तो कितना खींचा, इंक्रीज कितना हुआ 2, तो डेल्टा एल 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में दिया, तो मीटर, क्योंकि डेल्टा एल चेंज इन द लेंथ है ना, तो 10 से 12 किया अपॉन इनिशियल कितना दिया हुआ है 10 की पावर -1 कर देंगे, या इसको मैं 10 इंटू 10 की पावर -2 कर लेता हूं। बोला मैंने, ये कैंसल, 5 टू जा 10, ये इससे कैंसल, 10 की पावर 2 यानी 100 न्यूटन फोर्स, यानी उसमें टेंशन कितना डेवलप होगा अगर उसको खींचेंगे तो, भैया खींच के उसके नीचे मास लगाएगा, यानी ऐसे जो रबड़ था यहाँ तक, अब उसको नीचे यहाँ तक खींचा गया, ये यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था, फिर 2 सेंटीमीटर और खींचा गया, अब यहाँ तक खींच के यहाँ पर उसने मास लगा दिया है ना, अब मास लगा छोड़ा गया तो ये वापस से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा कितनी वेलोसिटी के साथ, यही बताना। तो यहाँ पर जब ये जाएगा, या यहाँ पर जब हम लोग खींचा तो इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो पूरी पोटेंशियल, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाके रुकेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाएगी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और पूरी मतलब रुकेगा नहीं, जब ये यहाँ से मूव कर जब मीन पोजीशन पे जाएगा। आगे बात समझ, तो यही तो पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द, जब उसको रिलीज किया जाएगा तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, अरे नहीं समझ आया क्या, इलास्टिक पोटेंशियल जो उसमें स्टोर होगी वही काइनेटिक, वो किसकी वजह से, ये जो कॉर्ड है वो किसकी वजह से ऊपर जा रहा है, जो उसमें पोटेंशियल हमने खींचा तो उसी की वजह से ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक, मतलब ऊपर जा रहा है इसलिए नहीं, मतलब मूव कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी वहां से निकाल लेंगे एनर्जी को इक्वेट करके।
बोलो भाई, यानी जब रिलीज होगा मेरे भाई तो क्या वेलोसिटी पूछा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। अब तो मास दिया हुआ है कितना, हाफ एम बी का स्क्वायर, यही होगा, यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इसका मास जो लॉस कितना किसके इक्वल, इलास्टिक। इसका फॉर्मूला हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम। कौन बोलेगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी थोड़ी ना है, या क्वांटम वॉल्यूम थोड़ी ना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का पूछेगा तब ना वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अरे बोलो भाई, ये हाफ से हाफ, मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू बी का स्क्वायर। स्ट्रेस की जगह देखिए क्या लिखेंगे, स्ट्रेस तो दिया नहीं है, तो स्ट्रेस में फोर्स दिया हुआ है ना, तो वहां से निकल जाएगा, एरिया दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे। लेकिन उससे अच्छा थोड़ा सा और इजी मैं कर लेता हूँ, स्ट्रेस की जगह मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन, स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल अपॉन वॉल्यूम की जगह ये होगा। ए से ए कैंसिल, आपको वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी हमारे, बस एफ इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। तो यहां से 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू बी का स्क्वायर, एफ की वैल्यू 100 न्यूटन, डेल्टा एल 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर, ये 100 इससे कैंसल, बी स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, 2 अपॉन ये डिवाइड होगा 5 इंटू 10 की पावर उधर जाएगा, 2000 हो जाएगा, अपॉन कैंसिल करेंगे 400 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बोलो भाई, इजी था, समझ में आया, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा सब।